सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर पूरा गणित विषय पढ़ा चुका हूं। सिलेबस पूरा पढ़ा के मैंने क्लासेस में खत्म किया है। उसके बाद मैंने आपको राजन सीरीज के एक एक प्रश्न, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय सभी प्रश्नों को पढ़ाया है। इसी तरीके से पवन सीरीज को पूरा पढ़ाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे कराए हैं, मास्टर क्लास बनाया है और साथ ही साथ अब मैं आपके लिए मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि 5 मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं और इन 5 मॉडल पेपर्स को जो कर लेगा उसको 90% से 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यही 5 मॉडल पेपर्स आप अच्छे से करके जाइए। आपका पूरा आकलन आप खुद करिए कि कितने नंबर का मैं सही कर पा रहा हूं। यही आकलन आप कमेंट करिए, हर एक वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए और इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों में शेयर करिए ताकि सभी लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चले। नहीं तो लास्ट टाइम में लोग परेशान हो जाते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाती है। तो बहुत समय नहीं है, इस जो बचा हुआ समय है उसमें अधिक से अधिक शेयर करिए। कम से कम खास मित्र जो हैं उनको शेयर करिए। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में क्या है कि सभी क्लासेस हैं, कहीं कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कर दीजिए और सभी विषयों का लिंक हमने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सभी क्लासेस सभी के पास उपलब्ध रहें। ठीक, तो आपका काम है कि जिन भी मित्रों पे आपके क्लासेस नहीं पहुंची हैं उनको पहुंचाइए और किसी का बैक ना लगने पाए। आपके वजह से किसी का बैक अगर रुक जाता है, बैक किसी का नहीं आता है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैं अपने एंड से प्रयास कर रहा हूं कि किसी की बैक ना आए मैथ सब्जेक्ट में बिल्कुल, और आपको भी प्रयास करना है आपके मित्रों की बैक ना लगे। अब ये 5 मॉडल पेपर्स मैं आपको जल्द से जल्द करा के दे दे रहा हूं। इनको प्रैक्टिस करना, इनमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपका खुद का अवलोकन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे इस मॉडल पेपर में आगे और एक एक प्रश्न को हल करेंगे। आपको आकलन करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको किसी का उत्तर देखना है कमेंट सेक्शन, मेरा सॉल्यूशन आपको बाद में देखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मॉडल पेपर मैं इससे पहले करा चुका हूं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद के मॉडल पेपर्स भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ये वाला तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न को निपटाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। अब सोचिए कि कोई संख्या है और ऋणात्मक है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 आता है। अब ऋण 4 को आप ले लीजिए, तो ऋणात्मक संख्या बोला इसलिए हम ऋणात्मक ले रहे हैं। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होगा? आप एक एग्जांपल से अब सोचिए कि ऋण 4 का वर्गमूल क्या होगा। ऋण 4 कौन सी संख्या का 2 बार गुणा करने पे आता है? तो कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे 2 लेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो धन 4 आएगा, और ऋण 2 लेंगे तो ऋण 2 में ऋण 2 का गुणा करेंगे धन 4 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 2 बार गुणा करने पे हमको जो प्राप्त संख्या हो वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो इसलिए ऋण 4 का जो वर्गमूल होता है वह अपरिभाषित होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक ना दोनों, ये बिल्कुल अपरिभाषित होता है। इसको आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ब्रैकेट में x धन 3 गुणे ब्रैकेट में x ऋण 4 बराबर 0 का एक मान है। एक मान इनमें से कौन है यह पूछ रहा है। अब देखिए x धन 3 एक ब्रैकेट में है और बराबर अगर हम करें तो x ऋण 4 को हम शून्य के बराबर के उधर भेजेंगे, शून्य के नीचे भाग में हो जाएगा और शून्य में x माइनस 4 से भाग होगा तो शून्य आ जाएगा।
और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -3 को बराबर किधर भेजेंगे तो x का मान हमको -3 मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम x -3 को बराबर के उधर भेज दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x -4 बराबर 0 बटे x -3 जिसका मान हो जाएगा 0, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 4। तो x का मान हमको 4 मिल गया एक, और एक मान जो हमको मिल गया x का -3। तो यहाँ पे देखिए कौन सा मान दिया गया है, 3 दिया गया है, जबकि x का मान -3 है, तो ये नहीं होगा। अब x का मान 4 होगा, ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है x का दूसरा मान जो है कोई एक पूछा है, कोई एक मान कौन सा है तो 4 है, ठीक है, और बाकी -1 भी x का मान नहीं है और 2 भी नहीं है, तो -4 जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि होगी। देखिए वृत्त का जो परिधि होता है वह 2 पाई r होता है। अब रखिए 2 × पाई 22/7 और गुणे r की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 का गुणा 22 में हो जाएगा तो आ जाएगा 44, और त्रिज्या जो दिया है सेंटीमीटर में तो 44 सेंटीमीटर आपका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। अब आपको पता है ये प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वह 180 अंश होता है। अब 180 अंश को 2 गुणे 90 अंश भी लिख सकते हैं और 2 समकोण भी लिख सकते हैं। 90 अंश का कोण कितना होता है, समकोण होता है, तो 2 गुणे समकोण या 2 समकोण कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 2 समकोण के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कॉट थीटा इंटू, देखिए जहां डॉट लगा है वहां क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है, और इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा का मान होगा। अब देखिए कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, और टैन जो होता है टैन थीटा वह किसका होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है टैन थीटा। और यहीं से अगर कॉट थीटा हम लोग लिखें तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ये उल्टा कर दीजिए, अंश और हर को पलट दीजिए, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये हमको मिल जाएगा। कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इंटू में साइन थीटा है ही, और सेक थीटा किसका, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को। अब देखिए कॉस अंश में है और यहाँ कॉस हर में कट जाएगा, और यहाँ साइन भाग में है और यहाँ ऊपर साइन गुणे में है, सब कट के जो वैल्यू हो जाएगा वह मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पांचों बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों ने सही कर लिए होंगे, ठीक है, ये देख लीजिए कितना नंबर आपका सही हुआ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, करणी में है देखिए 81, और करणी की जो घात है वह है 4, और गुणे घनमूल स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए करणी की घात है 4 और इसमें करणी में है 81 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका मान हमको निकालना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए कि रूट है, रूट की घात 4 है और रूट में है 81, और गुणे लिखा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग 81 को कितना लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक 81 होता है। 3 के मतलब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो 3 का 4 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं, और इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा करणी में 3 के घाते 4 और ये हो जाएगा करणी में 5 के घाते 2। अब देखिए ये 3 के घाते 4 और यहाँ करणी की घात है 4, तो ये घाते हट जाएंगी और जो आधार है वह बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए करणी की घात कुछ नहीं लिखा होता तो 2 होता है, और 5 की घात 2 है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 गुणे 5 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 15। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे मध्य अंक, मध्य का अंक यानी कि माध्यिका यहाँ पे हमको निकालना है। देखिए 3, 3, 6, 1, 7, यहाँ पे हमको 7 प्राप्तांक दिए गए हैं। इन सातों का हमको यहाँ पे मध्यांक निकालना है। तो सबसे पहले जब भी माध्यिका निकालना होता है तो जो भी अंक दिए गए हैं, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे प्राप्तांक दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना होता है। तो 7 हैं, इन सातों को पहले हम देखिए प्रश्न संख्या 7 है, क्रम से लगाएंगे। तो देखिए 2 बार 6 दिया गया है, 2 बार 6 दिया गया है, 2 बार 6 लिख लेंगे। फिर 2 बार 7 दिया गया है, 2 बार 7 लिख लेंगे। 2 बार 10 दिया गया है, 2 बार 10 लिख लेंगे। और उसके बाद 11। तो इस तरीके से एक बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लगा लिया। पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुल कितना आंकड़ा दिया गया है। तो कुल आंकड़े n की जो संख्या है वह 7 है। 7 क्या होता है? विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या के केस में विषम वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं माध्यिका का। माध्यिका का जो फॉर्मूला यहाँ पे मध्यांक का लग जाएगा वह लग जाएगा n-1/2 वें पद का मान। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7-1 यानी कि 8 और 8/2 यानी कि 4वें पद का मान। अब 4वां पद कौन सा है यहाँ पे और उसका मान कितना है ये कैसे देखेंगे? देखिए ये जो क्रम से लगाया है उसी में आपको देखना है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद आपका ये है। और यही चौथे पद का जो मान है वह कितना है? 7। तो यहाँ पे लिख दीजिए अब बराबर 7। तो यही 7 जो हो जाएगा यही माध्यिका मध्यांक हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री का मान बताइए। तो बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन जो होता है वह कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है 90 माइनस थीटा में। इसका मतलब है अगर साइन 90 माइनस थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्न में? देखिए प्रश्न में लिखा है साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन 41 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, क्योंकि 90 में से 49 घटाएंगे तो वही आएगा 41 और बटे कॉस 49 डिग्री है। अब इसको देखिए साइन 90 माइनस 49 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है? 49 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 49 डिग्री। अब देखिए ऊपर भी कॉस 49 डिग्री है और नीचे भी कॉस 49 डिग्री है, दोनों आपस में कट जाएंगे, वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, संख्या बताइए। कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसमें 21 जोड़ने पे वह संख्या कह रहा है कि अपने 3 गुने से, x का 3 गुना क्या होगा? 3x, और 7 कम हो जाती है, मतलब 3x 3 गुने से 7 कम ही है। तो 3 गुना से 7 कम है, यानी कि 3 गुना पहले करेंगे फिर 7 घटा लेंगे। ठीक है, तो 21 जोड़ने के बाद, संख्या में 21 जोड़ने के बाद वह अपने 3 गुने से 7 कम है, यानी कि लिख सकते हैं संख्या में 21 जोड़ करके और ये बराबर होगा संख्या का 3 गुना करके और उसमें से 7 घटा करके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यही समीकरण हमारा बन गया, x धन 21 बराबर 3x माइनस 7। अब देखिए x को उधर ले जाइए और ऋण 7 को उधर ले आइए, तो 21 धन 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस x, धन x उधर जाएगा, ऋण x हो जाएगा। 3x में से x घटेगा, 2x लिख सकते हैं, और 2x बराबर 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 28 बटे तो 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। तो यहाँ से आपको पता चल गया वह संख्या कितनी है? 14। अब देखिए 14 में आप 21 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 35 और 35 क्या है 42 से 60 कम होता है, ठीक है 35। तो इस तरीके से आप समझ गए, क्रॉस चेक भी आपने कर लिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 10, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। तो यहाँ पे बस आपको मान याद होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए साइन 90 की जो वैल्यू होती है उसी का स्क्वायर आपको करना है, क्योंकि साइन 90 का स्क्वायर है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 का भी वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और धन tan 45 का स्क्वायर है, tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है तो ये तीनों जगह 1 आ जाएगा और बीच में है धन का चिन्ह, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से मान कितना आ गया, मान आ गया 3, तो इसका जो मान आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, चित्र में दिखाए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं ये हैं, कौन सी, PQ और RS, ये जो है समांतर भुजाएं हैं और दोनों के बीच की जो दूरी दिखाई गई है वह 12 सेंटीमीटर दिखाई गई है और इस भुजा की लंबाई PQ की लंबाई 14 सेंटीमीटर और RS की लंबाई जो है वह 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो दोनों समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग का गुणा उन दोनों के बीच की दूरी से कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, यही होता है इसका क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे दोनों भुजाओं की लंबाई और गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो यही कर लीजिए 1/2 गुणे ये 20 धन 14 हो जाएगा और गुणे दोनों के बीच की दूरी है 12, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 20 धन 14 हो जाएगा 34, तो गुणे 34 और गुणे 12, 2 से काटिए 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 का गुणा कर लीजिए 34 में, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 त्रिक 18 और 2 20, तो कितना आ गया वैल्यू 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न थे, आप देख लीजिए इनमें आपको कितने नंबर मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ये आपके थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं पर ये आपको 2 नंबर देके जाते हैं और सबसे अधिक नंबर यहीं से आपको मिलते हैं। अब तक 11 नंबर का पेपर किया आपने, अब यहाँ से 14 नंबर का पेपर बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको 15 मिनट से कम में आपको आपका बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपका जो बचा हुआ समय है आपको इन्हीं लघुत्तरीय प्रश्नों में देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रश्न में काफी समय जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं परीक्षा में तो ठीक है, नहीं तो स्पेस छोड़ते जाइए और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का भी, ठीक है, वो आप कर लोगे 2 से 3 लाइन 4 लाइन में। लेकिन फिर यहाँ पे आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में समय देना है, तो यहाँ पे जरूर समय दीजिएगा। और आप पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से करके ही आओगे। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, प्रश्न क्या 12, यदि cos 0 डिग्री बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। यहाँ पे cos थीटा का मान दिया गया है 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। अब यहाँ पे सोचना है cos थीटा का मान दिया गया है और हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का। तो जब cos थीटा हमको पता है तो हम साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा का भी मान हमको चाहिए और टेन थीटा का भी मान चाहिए। तो साइन थीटा और टेन थीटा कैसे आएगा जब हमको cos थीटा का मान पता है। तो देखिए आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वह एक समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जब भी चीजें आए तो आपके दिमाग में समकोण त्रिभुज आना चाहिए और जो इसकी सर्वसमीकाएं होती हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब आपसे क्या कह रहा है, कॉस थीटा बराबर 1/3 है और आपको साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सोचिए कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से अगर आप सोचेंगे, जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था लाल बटे कक्का, तो ये पहला साइन का हो गया पहला ग्रुप, दूसरा a/k यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आपका होता है कॉस का, कॉस थीटा का, ठीक, जिसकी वैल्यू दी गई है 1/3। तो सीधे आधार 1 ले लीजिए, कर्ण 3 ले लीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे आप बनाइए, एक समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे बनाइए। समकोण त्रिभुज में ये देखिए ये कोण 90 अंश होता है, और जो हम थीटा लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और उससे लगी जो भुजा होती है वह आधार होती है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आधार की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कर्ण हमारा 90 अंश के सामने की भुजा होती है, तो ये 3 हो जाएगा। अब 1 और 3 हो गया। अब हमको साइन थीटा अगर निकालना है, साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है साइन थीटा। तो अब यहां से हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, जो अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, AB का स्क्वायर हमको नहीं पता है, यही हमको निकालना है, लंब का वर्ग प्लस BC 1 का स्क्वायर है। अब लंब का जो वर्ग हो जाएगा वह 9 - 1 8 हो जाएगा, और लंब बराबर √8 हो जाएगा। तो ये हो गया √8। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √8 कर्ण 3, और हमको क्या चाहिए, टैन थीटा भी चाहिए, क्योंकि हमको साइन थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब टैन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे आधार। अब लंब हमारा यहाँ पे हमने निकाला, √8 है और आधार है 1, तो √8/1 ये वैल्यू आ जाएगा। और हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस टैन थीटा की। साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला √8/3, तो ये लिख लीजिए √8/3, और धन टैन थीटा का √8/1। अब यहाँ पे पहले हर समान करिए तब जोड़ पाएंगे। हर समान करने के लिए दोनों बटे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हर 3 था, अभी भी 3 है तो √8 रहेगा, और 1 था 3 हो गया है, तो मतलब समझिए 3 से ऊपर नीचे गुणा हुआ है, तो √8 में 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3√8। अब 3√8 और 1√8 अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4√8 हो जाएगा, और बटे में है 3। ठीक, अब इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें √8 को बस इतना और लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं रूट में, और रूट से बाहर 2 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 × 2 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2, जो 4 था वह 2 बन के बाहर आ गया, और ये बटे में 3। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 8√2/3। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, 4√8/3 लिख सकते हैं, या आप इसी को लिख सकते हैं 8√2/3। ठीक, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कॉस की वैल्यू अगर आपको दी है या किसी एक की वैल्यू दी है तो बाकियों की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 13, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 693 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन की बात हो रही है, उसका आयतन यहाँ पे दिया गया है 693 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि बेलन की त्रिज्या, आपको बेलन की त्रिज्या भी दिया गया है, उसका ऊंचाई हमको निकालना है। तो सिंपली लंब वृत्तीय बेलन आपको पता होता है, इस तरीके से हमारा लंब वृत्तीय बेलन होता है।
इस लंबवृत्तीय बेलन में देखिए हमको क्या दिया गया है, इस बेलन का वॉल्यूम आयतन जो है वह दिया गया है। इस बेलन का आयतन कितना है 693 और इस बेलन की त्रिज्या दी हुई है। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर और हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। ये जो हाइट होती है ये h की वैल्यू पूछ रहा है। r दिया गया है 10.5 और h बराबर क्वेश्चन। अब जब वॉल्यूम होता है वह कितना होता है, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की वैल्यू दी है 693 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 और गुणे 10.5 दो बार गुणा हो जाएगा और इंटू एच की वैल्यू हमको निकालना है। अब इसके बाद देखिए एच बराबर अगर हम लिखना चाहें तो बाकी सभी को दूसरी तरफ भेजेंगे। देखिए 7 बटे में था यहाँ तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बाकी सब गुणे में थे तो वो सभी भाग में हो जाएंगे। अब देखिए 22 11 से कटता है और ऊपर 693 भी आपका 11 से कट जाएगा। 22 को काटेंगे 11 से दो बार में और ये 6 और फिर 3 3 33 बचेगा 3 बार में, तो ये 63/2। अब इसको कितना लिख सकते हैं 63 गुणे 7 और फिर 2 का गुणा इसमें कर लें 10.5 में तो ये आ जाएगा 21 और गुणे 10.5। अब देखिए 21 से अगर हम 63 को काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा। फिर गुणा कर लीजिए तो ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा और बटे है 10.5। अब 10.5 का दूना करते हैं तो कितना आता है 21 आता है, तो वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से h जो हमको मिल गया वह 2 मिल गया और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया था तो इसका भी मान जो हो जाएगा वह सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूले वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, आयतन का सूत्र बस हमने लगाया है और हमने h निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, आपका जो बेलन का ऊंचाई है वह आप ज्ञात कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, समीकरण x धन y बराबर 7 तथा 3x माइनस 2y बराबर 11 के हल कीजिए। के हल आपको निकालना है। किसी भी समीकरण अगर आपको दिया गया है और आपसे उसका हल पूछ रहा है, मतलब कि उसमें जो भी चर है, चाहे एक चर, चाहे केवल x है या केवल y है या दोनों है, तो उनके मान आपको निकालने हैं। यानी कि यहाँ से x और y का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया गया है, दो अननोन भी हैं, दो चर भी हैं, तो हम मान निकाल लेंगे दोनों समीकरणों की मदद से। ठीक, तो यहाँ से अब यहाँ पे एक चीज और आप समझिए कि आपके जो ये समीकरण होते हैं ये दो मेथड से सॉल्व होते हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि होती है। दोनों विधियां मैंने आपको क्लास में बताई हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, अगर लिखा होता कि आप विलोपन विधि से सॉल्व करें तो विलोपन विधि से ही आपको सॉल्व करना पड़ता, और अगर प्रतिस्थापन लिखा होता तो उससे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो आपका कन्वीनियंस के ऊपर है, जो आपको मेथड अच्छा लगता है उससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही मेथड स्थान है, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए प्रश्न के 14 में दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x धन y बराबर 7 और दूसरा जो हमारा समीकरण है वह है 3x माइनस 2y बराबर 11। अब देखिए पहला समीकरण बहुत ही सिंपल सा है, x धन y बराबर 7। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 माइनस y। ठीक, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही आपको लिख देना है। तो समीकरण 3 में x का मान कितना है 7 माइनस y, तो यही आप उठा करके रख दीजिए समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 3 और जहां पे x है वहां पे रखा जाएगा 7 माइनस y, ये ध्यान रखिएगा। और माइनस 2y बराबर कितना है 11 है। ठीक है, तो समीकरण 3 से x का मान हमने उठाया, समीकरण 2 में रख दिया। अब 3 का गुणा कर लीजिए तो 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 2y बराबर 11 की। और फिर अब देखिए ये हो जाएगा 21 माइनस 5y बराबर 11 और इसे आगे सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो ये हो जाएगा 5y को उधर भेज दीजिए, 11 को इधर ले आइए, तो 5y धनात्मक हो जाएगा और 21
-11 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 - 11 और 5y बराबर हमारा हो जाएगा 10 और y बराबर हो जाएगा 10/5 यानी कि 2, यानी कि y की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ जाएगी। और इसी y का वैल्यू हम किसी एक समीकरण में रखते हैं, पहले में ही रख दें, तो ये हो जाएगा x धन 2 बराबर 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x धन 2 बराबर 7, तो x बराबर 7 - 2 5, x की वैल्यू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई 5 और y की वैल्यू मिल गई 2। यही दो वैल्यूज हो जाएंगी, यही आप रख के दोनों समीकरण में चेक भी कर सकते हैं। 2 और धन 5 ये हो जाता है, 5 और 2 ये हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 15 - 4 ये कितना होता है 11 के बराबर। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने उत्तर को। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया है। ये प्रतिस्थापन विधि है आपका, क्योंकि x का मान एक जगह से उठा करके दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर रहे हैं। और विलोपन विधि में एक जो टर्म होता है, एक जो चर होता है, उसको हम पूरा खत्म कर देते हैं जोड़ या घटा के। इसके बाद अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण DBC 70 अंश तथा कोण CAB 50 अंश है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है। चक्रीय चतुर्भुज वृत्त में बनता है, आपको पता है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया गया है और दो कोणों की माप दी गई है, कोण DBC, कोण DBC, यानी कि ये वाला, ये इतना कोण, और कोण CAB 50 अंश, कोण CAB 50 अंश, ये वाला कोण 50 अंश दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है x का मान, इस पूरे कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आप चक्रीय चतुर्भुज में आपको जो पहला नियम पता होता है वो पता होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है, ठीक। अब कोण x का मान अगर आपको निकालना है तो कोण x के सामने का सम्मुख कोण जो होगा चक्रीय चतुर्भुज में, ये पूरा कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा, ये पूरा कोण आपको पता होना चाहिए, यानी कि कोण BAD, ये वाला कोण जो है ये आपको पता होना चाहिए, कोण BAD। और यहां से कोण ये जो x है ये कौन सा कोण है, ये BCD कोण है। इन दोनों का योग 180 अंश होगा, आपको पता है। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब कोण BAD, ये जो A पे कोण बन रहा है, इसका मान निकालने के लिए आपको देखिए आधे का मान पता है और आधे का मान और आपको निकालना है। इसका मान और अगर आपको पता चल जाए, कोण कौन सा कोण है, ये कोण CAD अगर आपको पता चल जाए तो आप यहां से कोण BAD जो है, कोण BAD ये जो पूरा कोण है, इसका जो मान होगा, यह एक जो कोण आपको दिया गया है, एक जो कोण आपको दिया गया है CAB, कोण CAB, और ये धन कोण CAD, इन्हीं दोनों कोणों से मिलके ये पूरा कोण बना हुआ है। तो अगर आपको CAD का मान निकालना है, CAD कोण को आप ध्यान से देखिए, CAD ये कोण बन कहां से रहा है ये आप एक बार देखने का प्रयास करिए। तो अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये A बिंदु पे ये तो कोण बन रहा है CAD, लेकिन ये किन रेखाओं से मिलता हुआ बन रहा है, तो C बिंदु से इस रेखा से जाकर के मिलके बना हुआ है, इस रेखा से और इस रेखा से। और ये दोनों रेखाएं आप देखेंगे तो ये CD जो जीवा है यहां से निकली हुई है, ये जो CD जीवा है यहां से ये जो AD और C बिंदु को मिला रहा है, और ये जो DC जीवा है इसके द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण है ये। और इसी DC जीवा के द्वारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इधर ये वाला कोण CBD ये जो 70 अंश कोण दिया है, ठीक है, या DBC से बोलते हैं, तो DBC ये कोण 70 अंश जो दिया है इसी के। अब ये दोनों ही एक ही जीवा के द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण है, तो ये यहां से हम कह सकते हैं कि CAD
जो होगा वह बराबर होगा कोण DBC के। कोण DBC के क्यों? क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पे आंतरिक कोण है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप एक वृत्त में काम कर रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया गया है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण CAD का जो मान हो जाएगा वह 70 अंश हो जाएगा। यानी कि इस कोण का मान 70 अंश हो गया, तो पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 70 धन 50। ये कर लीजिएगा आप। BAD जो हो जाएगा BAD, यह CAB, कोण CAB जो आपको पहले से पता है 50 अंश और धन 70 अंश, ये पूरा हो जाएगा 120 अंश से। यहां से 120 अंश हो गया ये। अब ये 120 और धन x ये कितने होने चाहिए? ये 180 अंश के बराबर होने चाहिए। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 20 यानी कि 60 अंश। यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 60 अंश आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से इसको आप हल कर ले गए। बस आपको ध्यान से देखना है और आपको जो जो प्रमेय आते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आपको पता है, चाहे वह चक्रीय चतुर्भुज की हो चाहे वृत्त की हो, यहाँ पे इस प्रश्न में दोनों ही प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग और वृत्त के एक जीवा द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण बराबर होते हैं। ये दोनों जब आपको पता होंगे, और बाकी छोटी मोटी चीजें तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपने हल कर लिया, प्रश्न संख्या 15 को। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व तक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो है वह पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी थी। यदि 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 है, क्या अगर 10 वर्ष पूर्व की पहले की बात की जाए, तो सबसे पहले तो आप देखिए वर्तमान की बात करिए और वर्तमान की चीजों को मान लीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना वर्तमान में पिता की आयु x मान लेते हैं, और पुत्र की भी आयु तो नहीं पता है, तो पुत्र की आयु हम लोग मान लेते हैं y। तो पुत्र की आयु जो हो गई y हो गई। अब इसके बाद देखिए पहले प्रश्न में बोला है 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व की बात करते करते क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र के आयु से 5 गुनी थी। यानी कि 10 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो पिता की आयु कितनी रही होगी? पिता की आयु आज x है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? x में से 10 घटा दीजिए। इसी तरीके से पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी? पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले y माइनस 10 रही होगी। अब बोला है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पिता की आयु हम लिखेंगे और उसके बाद पुत्र की आयु लिखेंगे, और इस पुत्र की आयु का अगर हम 5 गुना कर दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? पिता के आयु के। यानी कि x माइनस 10 बराबर होगा 5 गुणे y माइनस 10 के, और ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब x माइनस 10 बराबर 5 का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 5y माइनस 50, और फिर माइनस अब x और 5y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 5y, और माइनस 10 को उधर भेजेंगे तो धन 10 हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस 40। तो ये हो गया x माइनस 5y बराबर माइनस 40। ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो गई, और इसको हम मान लेंगे अपना पहला समीकरण। अब हम लोग एक देखिए बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद की भी बात कर रहा है, तो 20 वर्ष बाद की जो बात कर रहा है उस पे भी एक समीकरण बनेगा। 20 वर्ष बाद बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद पहले हम देख लेते हैं कि पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी। पिता की आयु जो है वह वर्तमान में x है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x में 20 जोड़ दीजिए। इसी तरीके से अगर पुत्र के आयु की बात की जाए, पुत्र की आयु जो है वह वर्तमान में y है, तो 20 वर्ष बाद कितनी होगी? y में 20 जोड़ दीजिए। और 20 वर्ष बाद की जब बात कर रहा है तो कह रहा है कि जो
पुत्र जो पिता की आयु है वह पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु जो x धन 20 हो गई है 20 साल बाद, वह पुत्र के आयु की दोगुनी होगी, यानी कि y धन 20 का 2 गुना होगा। 2 से गुणा कर दीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करिए तो x धन 20 बराबर हो जाएगा 2y धन 40 के। फिर घटाइए अब x माइनस 2y बराबर 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 20। 20 उधर जाएगा, 40 में से घट जाएगा, 20 बचेगा। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, अब 2 समीकरण हमको मिल गए। इन दोनों समीकरणों से हम हल कर लेंगे। देखिए दोनों समीकरणों में x का जो मल्टीप्लीकेशन है वह एक ही है, तो अगर हम घटाते हैं तो देखिए इसको लिख लीजिए। पहला जो समीकरण है हमारा वह है x माइनस 5y बराबर माइनस 40 के, और ये जो दूसरा समीकरण आया है x माइनस 2y बराबर 20 के। अब देखिए घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x के चिन्ह है, जो गुणांक है वह बराबर हैं और चिन्ह भी समान है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे x जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, माने माइनस x, और माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा, और प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए x से x कट जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और माइनस 5y में प्लस 2y जुड़ेगा तो माइनस 3y बचेगा, और ये माइनस 40 और माइनस 20 माइनस 60 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा, और y बराबर 60/3 तो 20 आ जाएगा। y का मान 20 आ गया। अब यहाँ से हमको y क्या है, पुत्र की आयु, और हमको क्या चाहिए, पिता की वर्तमान आयु चाहिए। तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए। देखिए y की मान जो आया है वह 20 आया, तो x माइनस 5 गुणे 20 बराबर माइनस 40, और ये हो जाएगा x माइनस 100 बराबर माइनस 40, और 100 को इधर ले आएंगे तो धन 100 हो जाएगा, और ऋण 40 है तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर 60, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वह 60 आ जाएगी, यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह 60 वर्ष आ जाएगी, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह कितनी है, 20 वर्ष। तो 20 और 60, और हमसे केवल पिता की आयु पूछा है, तो केवल x का भी मान आप निकाल सकते हैं चाहे तो, y का मान आपको निकालने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से पिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वह 60 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, 4√3 गुणे √18 और बटे √12 को हल करिए। यह है 4√3 गुणे √18 और बटे में है √12, इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4√3 और गुणे, इसको करने में कितना लिख सकते हैं, इसको 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 9 को 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 2 है। अब बटे में इसको कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 3 12, और इसको 4 को 2 के घाते 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे √3 है, और ये है, अब 3 का स्क्वायर है और करने की घात 2 है, तो बाहर निकालेंगे तो 3 की जो 2 घात है वह हट जाएगी और 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3√2 और बटे, फिर ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 के अंदर 2 का स्क्वायर था तो ये 2 आ जाएगा बाहर, और ये √3। अब देखिए ऊपर √3 है, नीचे √3 है, कट जाएगा, फिर इस 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 का गुणा जो हो जाएगा 3 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6√2। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतना ही सोल्यूशन है, बस आपको करनी में जो कैसी चीजें की जाती हैं सॉल्व ये आना चाहिए, ठीक है। और इस प्रश्न को आप हल कर लोगे, 6√2 वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इतने आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका आपको निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप है आपका इन आंकड़ों को, जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनको क्रम में लगाइए। तो क्रम में हम लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में हम लगाएंगे। देखिए सबसे छोटा अंक जो दिया गया है वह 3 दिया गया है, और 3 जो है वह देखिए आप, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 2 बार यहाँ पे आ रहा है, तो 3 को 2 बार लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे आप 3 के बाद सबसे छोटा अंक जो आ रहा है वह 7 आ रहा है, तो 7 को लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 7 के बाद सबसे छोटा जो आ रहा है वह आ रहा है 12, तो 12 लिख लेंगे। इसके बाद 12 के बाद क्या आ रहा है, 12 के बाद 15 देखेंगे, सबसे छोटा फिर 15 ही है,
तो 15 को लिख लेंगे। और 15 कितनी बार आ रहा है, 15 2 बार आ रहा है, तो 15 को 2 बार लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 15 के बाद आप देखेंगे 21 आ रहा है, तो 15 के बाद लिखेंगे 21। 21 के बाद देखिए 36 आ रहा है, 21 और 36 पे भी गोले लगा दीजिए। और ये हो गया आपका 42 और 49 और फिर 62 फिर 63। ठीक है, तो इस तरीके से सभी संख्याएं हमने ले लिया। ये गोले मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है कि सभी संख्याओं को हमने लिख लिया। तो यहाँ पे आप एक बार काउंट भी कर लीजिएगा परीक्षा में भी, 3 3 6 3 9 और 3 12, कुल कितने पद हैं 12, और जो आपने क्रम में लगाए हैं वो भी गिन लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 पद ये भी हैं, मतलब कि हमने सही सभी संख्याओं को रखते हुए क्रम में लगा लिया है। अब यहाँ पे आपको अगला जो काम करना होता है वह करना होता है n कितना है 12 ये लिखना होता है, और यह है सम संख्या इवन नंबर। तो इवन में जो माध्यिका का फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। इवन के केस में अलग लगता है, ऑड के केस में अलग लगता है, आपने देखा है। ये 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान और धन n/2 और धन 1, ये भिन्न से अलग होता है धन 1 वे पद का मान। ठीक, तो अब बंद कर दीजिए। n की वैल्यू जो है वह कितनी है 12 है, तो 1/2 और फिर 12/2 कितना हो जाएगा 6वें पद का मान, और धन ये n/2 6 धन 1 यानी कि 7वें पद का मान। अब 6वां और 7वां पद कौन सा है, उसका मान कितना है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। तो ये 6वां और 7वां पद आप ले लीजिए। 1/2 6वां पद कितना है, 6वें पद का मान कितना है, 6वां पद है 15, 6वें पद का मान है 15 और 7वें पद का मान है 21। अब वैल्यू जोड़ लीजिए। 1/2 6वां पद जो था वह 15 और 7वां 21, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 18। तो इस तरीके से माध्यिका का जो मान यहाँ पे आ जाएगा वह 18 आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वह 18 आ गई। एकदम बीचों बीच के जो पद हैं, जैसे 12 पद हैं तो 5 पद इधर छोड़ दिए, 5 पद इधर छोड़ दिए, और 2 पद जो बीच के हैं इनका औसत ले लिया, यही हमारा माध्यिका हो जाता है। 15 और 21 का औसत आप लेंगे तो 18 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये माध्यिका इस तरीके से आती है। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न यहाँ पे समझ में आ गए। अब आपको कितने नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं सबसे पहले तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए, और इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, कोई भी मॉडल पेपर आपसे मिस ना हो। और कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप कमेंट करके बताइए। आपको यह क्लास कैसी लगी, मॉडल पेपर्स कैसे लग रहे हैं जो मैं ला रहा हूँ, कठिन लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और जिसको समझ में आ रहा है वह यस जरूर कमेंट करे। ठीक है, यस जरूर लिखिएगा। अब सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और कम समय में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप का लिंक नीचे दिया गया है। ऐप पे आपको पूरा सभी 4 सेमेस्टर में जितना कुछ आपको पढ़ना है उसका सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको वीडियोस मिल जाएंगे बिना प्रचार के, चैप्टर वाइज, फिर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, आपको सभी हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, राजंस और पॉन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और साथ के साथ मास्टर क्लास आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। उम्मीद है कि इसी तरीके से लगातार आप लाभ उठाते रहेंगे हमारे द्वारा इन क्लासेस को, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक ऐसे ही आप चैनल से बने रहिए, चैनल पे सभी क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।